हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल बीपीएससी डीमिस्टिफाइड में। तो हम लोग ने मॉडर्न पीरियड तक कर लिया था कंप्लीट अपना चैप्टर। अब आज जो टॉपिक है, आज का टॉपिक है वो है पोस्ट मॉडर्न पीरियड। तो पोस्ट मॉडर्न पीरियड कैसे, उसमें क्या चीज़ है, कैसे क्या मतलब कहानी कहाँ तक कैसे थी, ये सारी चीज़ें अब हम क्या करेंगे पोस्ट मॉडर्न पीरियड में देखेंगे। चलिए ये देखते हैं। द जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन ऑफ रुद्रदामन, वो कब से कब तक है, 130 से 150 एडी के बीच में, हैज़ बीन फाउंड इन गिरनार हिल्स ऑफ गुजरात। ओके, रुद्रदामन इंस्क्रिप्शन रिटन इन, अब रुद्रदामन की इंस्क्रिप्शन किस में लिखी हुई है, ब्राह्मणी स्क्रिप्ट में लिखी गई है। अच्छा दोस्तों, मुझे एक चीज़ और बताना था। देखिए, हमारे एग्ज़ाम में करीबन 60-65 दिन और बचे हुए हैं। हमारा 30 सितंबर को बीपीएससी का एग्ज़ाम है। और ये जो मैं कोर्स बना रहा हूँ केवल ये बीपीएससी के लिए नहीं है, पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे स्टेट सर्विस के लिए उतना ही फ्रूटफुल है। और एज वेल एज क्योंकि ये प्रीवियस ईयर का क्या है, एक बंच है, ठीक है ना, जिसमें क्या है ना, हम प्रीवियस ईयर को अच्छे से एनालाइज करेंगे, उसकी वजह से हमारा क्या होगा, आउटपुट अच्छा आएगा। हमारे क्या बोलते हैं कंसेप्ट, मतलब कि नंबर ऑफ क्वेश्चन हम अगर जितना ज़्यादा अटेम्प्ट करेंगे उससे क्या होगा ना, हम एग्ज़ाम के डेप्थ को पहचानते चले जाएंगे। अब ये कहने का मतलब ये नहीं है कि अगर हम बीपीएससी का दे रहे हैं एग्ज़ाम तो हम यूपीएससी के क्वेश्चंस को नहीं देखेंगे, यूपीपीसीएस के क्वेश्चंस को नहीं देखेंगे। चलिए, यूपीएससी क्या है, इट्स अ टाइप ऑफ कॉन्सेप्चुअल एग्जामिनेशन, बट इन केस ऑफ बीपीएससी और अदर स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन हमें क्या करना चाहिए, देखना चाहिए। लेकिन एक चीज़ आपको और बता दूं, अब ये नहीं रह गया कि हम घटना चक्र पढ़ के गए और ऐसे मतलब एग्ज़ाम में सवाल डायरेक्ट आ गए। अब बदलते हुए पैटर्न के हिसाब से हमें तैयारी करना होगा, और वो पुराने जो ढर रहा है ना उसको छोड़ना होगा और नई चीज़ों को एक्सेप्ट करना होगा। और एक्सेप्ट कैसे करेंगे, नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस क्या हो रहा है ना, क्वेश्चंस को मर्ज कर दिया जा रहा है। जैसे क्या है ना कि किसी समय बीपीएससी 42nd बीपीएससी में कुछ क्वेश्चन आया, किसी समय 53 बीपीएससी में कुछ क्वेश्चन आया, 57 बीपीएससी में कुछ आया, 59 बीपीएससी में कोई क्वेश्चन आया। उस सारे क्वेश्चन को क्या कर रहे हैं लोग, मर्ज करके एक मैच का कॉलम बना दे रहे हैं, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछ दे रहे हैं। तो ये नहीं कहने का मतलब है कि आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस खत्म हो गया। नो, नो वे। बस हमें क्या है ना, पढ़ने का तरीका बदल देना है। आज भी चीज़ें वही हैं, लोग सेलेक्ट आज भी वैसे ही हो रहे हैं। हम क्यों नहीं हो रहे हैं सेलेक्ट, और हमारा सिलेक्शन क्यों नहीं हो पाता, सिलेक्शन इसीलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि क्या है, हम अप टू डेट नहीं है, ठीक है ना। एग्जामिनेशन का जो पॉइंट ऑफ व्यू है उस हिसाब से हम सोचते नहीं हैं। एग्जामिनर के जैसे सोचिए, दिस इज़ नॉट अ नॉलेज बेस्ड एग्जामिनेशन। दिस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन इज़ अबाउट द एप्टीट्यूड, ओनली एप्टीट्यूड। वो क्या है ना, देखिए कोई भी एग्ज़ाम होता है ना, जैसे क्या कहते हैं, अब मान लीजिए क्यों कहते हैं क्या कहते हैं, आपका जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होता है वहाँ पे आपका नॉलेज का टेस्ट नहीं होता। नॉलेज का टेस्ट कहाँ पे होता है आपका असली, नॉलेज का टेस्ट होता है आपका मेंस के एग्ज़ाम में, ठीक है ना। नॉलेज का टेस्ट कहाँ होता है, आपके मेंस के एग्ज़ाम में होता है। और प्रीलिम्स के टेस्ट में क्या, आपके एप्टीट्यूड का एग्ज़ाम होता है, ठीक है ना, ठीक है ना, एप्टीट्यूड का एग्ज़ाम होता है, ठीक है ना। आप अगर ढंग से अगर चीज़ों को समझेंगे तो आपको समझना होगा कि पैटर्न क्या है, पढ़ना कैसे है। अब वही नहीं कि केवल रगड़ते जा रहे हैं और कोई आउटपुट नहीं आ रहा, वैसे नहीं पढ़ना है। इसमें कई सारे चैप्टर्स होंगे, मानता हूँ सारे चैप्टर क्या कहते हैं, सारे के सारे चैप्टर बेमिसाल हैं, बट क्या है ना, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के मद्देनज़र उनको रखते हुए ना हमें कुछ क्या है ना, कुछ चीज़ों को कट शॉर्ट करते हुए चलना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम अपनी क्या कहते हैं तैयारी अगर नहीं सही से रखेंगे तो हम क्या करेंगे, ओपोनेंट से हार जाएंगे, ठीक है ना। तो ओपोनेंट्स हमारा क्या है, एग्जामिनेशन है। एग्जामिनेशन का पॉइंट ऑफ व्यू से क्या, अब देखिए एग्जामिनेशन में कहिएगा सर कि बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, कोई आप थोड़ी ना कि आप कसम खा के बता रहे हो कि यही क्वेश्चन आएगा, ठीक है, मैं क्वेश्चन वही नहीं आएगा, लेकिन बात को समझने की कोशिश कीजिए। यही प्रीवियस ईयर का एनालिसिस आपको बताता है कि किस चैप्टर का इंपॉर्टेंस कितना है। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आपको चैप्टर स्किप करना है, यू हैव टू नो एवरीथिंग अबाउट एवरी चैप्टर, बिकॉज कुछ भी आ सकता है। इट्स नॉट अबाउट कि बीपीएससी ओशियन है, यूपीएससी ओशियन, इट्स नॉट लाइक दैट। ये है कि आपको टू द पॉइंट पढ़ना क्या है, बस। सिलेक्शन से मतलब है ज्ञान लेते रहिएगा, सिलेक्शन हो जाएगा, आप ज्ञान लेते रहना, ठीक है ना। बिहार के क्या कहते हैं जहाँ पे ट्रेनिंग होती है वहाँ ज्ञान लेते रहना, यूपीपीसीएस में जहाँ पे ट्रेनिंग होती है वहाँ ज्ञान लेते रहना, आराम से ज्ञान लेना। अभी क्या करना, हमारा क्या है उद्देश्य कि हमें एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है। चलिए, मैं थोड़ा अपने पद से थोड़ा सा भटक गया, लेकिन चलिए अब कंटिन्यू करते हैं। जैसे देखिए, रुद्रदामन का इंस्क्रिप्शन जो है वो किस लिपि में लिखा है, ब्राह्मणी स्क्रिप्ट में लिखा है। और आपके लिए आज का एक क्वेश्चन है कि ब्राह्मणी स्क्रिप्ट क्या होता है, किस तरीके से लिखी जाती है, मतलब राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है या लेफ्ट टू राइट। मुझे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएंगे। मैं आगे बढ़ता हूँ।
वॉज द अर्लीस्ट एवर इंस्क्रिप्शन रिटन इन परफेक्ट संस्कृत लैंग्वेज। ब्राह्मणी स्क्रिप्ट किस में लिखी गई है? संस्कृत लैंग्वेज में लिखी गई है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रेंड्स, ठीक है ना। ब्राह्मणी स्क्रिप्ट हमारी किस में लिखी गई है? आप लोग याद रखेंगे किस में लिखी गई है? परफेक्ट संस्कृत लैंग्वेज में लिखी गई है। परफेक्ट कोई संस्कृत लैंग्वेज नहीं, मतलब संस्कृत लैंग्वेज में लिखी गई है। मतलब कोई नया मैं लैंग्वेज का इजाद नहीं कर दिया हूँ, मतलब संस्कृत लैंग्वेज में लिखी गई, ठीक है ना। आप समझिए, अब आगे बढ़ते हैं। द अर्लीस्ट स्पेसिमन ऑफ काव्य स्टाइल इज फाउंड इन द इंस्क्रिप्शन कुशान एम्परर वीमा कार्टफेशियस, ठीक है ना, इंट्रोड्यूस गोल्ड कॉइन। वीमा कार्टफेशियस ने क्या किया? एक क्या था, कुशान एम्परर था, ठीक है। उसने क्या किया? गोल्ड कॉइन्स का क्या हुआ? इंट्रोडक्शन किया फॉर रेगुलर यूज इन इंडिया। ओके, ही इज ऑल्सो नोन एज द फर्स्ट किंग हु इंट्रोड्यूस गोल्ड कॉइन वाइल कुजुला कैटफेशियस सर्कुलेटेड कॉपर कॉइन। याद रखिएगा, कुजुला कैटफेशियस थे जो वो कॉपर कॉइन का सर्कुलेशन किए थे, और वीमा कैटफेशियस थे वो गोल्ड कॉइन का किए थे। देयर आर सेवरल वेराइटीज Yodaya copper coins depicting a standing figure of six-headed of god Kartikeya along with the peacock in the right during the regime of the Kushan ruler. Okay, उस इंस्क्रिप्शन पे कार्तिकेय जी का क्या था? मूर्ति था, और अगल बगल में क्या थे? सिक्स हेडेड क्या कौन थे? कार्तिकेय। कार्तिकेय भगवान कौन है? अब ये हम नहीं पूछ रहे हैं कि आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, जाहिर सी बात है भगवान शिव के क्या हैं? वो पुत्र हैं, माता पार्वती और भगवान शिव के पुत्र हैं। कार्तिकेय भगवान के क्या है? उनका किस तरीके का क्या कहते हैं उस पर फिगर मिला है कि वो छः मुँह का क्या कहते हैं, 6 सिर का उनका वो है, कार्तिकेय जी हैं, ठीक है ना। अलॉन्ग विथ क्या है? उनके बगल में क्या है? राइट में पीकॉक है, ड्यूरिंग द रिजाइन ऑफ कुशान रूलर के टाइम में। द एविडेंस ऑफ योधिया कॉइन इज फाउंड फ्रॉम द पुराणास अष्टध्यायी एटसेट्रा। एक और क्वेश्चन है, अष्टध्यायी किसने लिखी है? मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है ना। और जितना पूछ रहा हूँ मुझे चाहिए आंसर, ठीक है। सर्कुलेशन ऑफ गोल्ड कॉइन्स, सर्कुलेशन ऑफ गोल्ड कॉइन्स इन नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाई इंडो ग्रीक किंग्स, ठीक है। आप समझ रहे होंगे, इस चीज़ को समझाने की जरूरत नहीं है। द वाइड सर्कुलेशन ऑफ दीज कॉइन्स आर प्रमोटेड बाई कुशान, ओके एम्परर। कुशान एम्परर प्रमोटेड गोल्ड एंड कॉपर कॉइन, ठीक है ना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि कुशान एम्परर जो थे उन्होंने क्या प्रमोट किया? गोल्ड और कॉपर कॉइन किया था ना, वाइडर स्केल। देखिए अब क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, डायरेक्ट नहीं पूछेगा गोल्ड और कॉपर के सिक्के किसने प्रमोट किए। अब ये नहीं पूछेगा सवाल पूछेगा क्या? सवाल ऐसे पूछेगा कि कुशान एम्परर ने क्या कहते हैं, ये अब स्टेटमेंट बेस में पूछेगा। गोल्ड की जगह लिख देगा क्या? आयरन कॉइन्स, ठीक है ना, आयरन लिख देगा, कोई और ब्रास का कॉइन लिख देगा, जो भी मतलब क्या है ना, उसका जो ओरिजिनलिटी है ना बदल देगा। तो ये क्वेश्चन कहाँ होगा भाई? जनरली क्या है, लोगों को गोल्ड याद होता है, कॉपर भूल जाता है, कहते हैं ना इंसान अपने हिसाब से ही चीज़ों को क्या करता है? प्रेडिक्ट करता है। तो ये चीज़ों को याद रखिएगा, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट अकॉर्डिंग टू द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है ना। कि कुशान जो एम्परर थे उन्होंने क्या किया? प्रमोट क्या किया? गोल्ड कॉइन और कॉपर कॉइन किया वाइड स्केल पे। sorry, the year of Buddha inscription of Sarnath which belongs to the Kanishk is 81 AD. Okay, this inscription was established after 3 years of Kanishk coronation, ठीक है। The date of Kanishk's coronation is very controversial. हाँ, तो क्या था कि द डेट ऑफ कनिष्क कोरोनेशन इज़ वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल। जो कनिष्क का जो राज्यभिषेक था वो क्या था? बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल था। कंसिडरिंग द प्रॉब्लम, 2 इंटरनेशनल कन्वेंशन वॉज हेल्ड इन लंडन इन 1913 एंड 1960। 2 इंटरनेशनल कन्वेंशन हुए लंडन में 1913 और 1960 में। इसमें बता था कि सेकंड कन्वेंशन अ कॉमन कंसेंट वॉज मेड फॉर 78 AD। दिस इज ऑल्सो नोन एज द बिगनिंग ऑफ द शक संवत। शक संवत का क्या हुआ? एक कंसेंट मेड हुआ कि किसमें? 78 AD में। और बिगनिंग क्या था? वो शक संवत का। अकॉर्डिंग टू द जैना टेक्स्ट, द सक्सेसर विक्रमादित्य 57 BC वॉज डिफीटेड बाई द सकाज। जो विक्रमादित्य थे वो किससे हार गए थे? शक से हार गए थे इन 135 विक्रम संवत। विक्रम संवत 135वें विक्रम संवत में क्या वो हार गए थे। टू सेलिब्रेट दिस विक्ट्री शका स्टार्टेड अ न्यू कैलेंडर दैट कॉल्ड शक संवत। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और देखिए हमारा विरासत है, हमें जानना चाहिए। देखिए क्या है, शक ने जब विक्रमादित्य को हरा दिया, इसमें ये कहाँ लिखा है? जैन टेक्स्ट में लिखा हुआ है। जब शक ने विक्रमादित्य को हरा दिया उसी समय से क्या हुआ? और वो कब था? विक्रम संवत इन 135। विक्रमादित्य से याद करेंगे विक्रम संवत, ठीक है ना। 135 विक्रम संवत में उन्होंने हरा दिया। इस सेलिब्रेशन में सकास जो थे ना, शक डायनेस्टी के जो लोग थे, उन्होंने नया कैलेंडर का इजाद किया, दैट इज नोन एज शक संवत। अब देखिए अब क्या है, हेंस इट बिगेन्स फ्रॉम 135 - 57। अब देखिए इसको याद करने का तरीका क्या है। 135 में कौन थे? विक्रमादित्य हार गए थे, समझ रहे हैं दोस्तों। 135 में विक्रमादित्य हार गए थे, और क्या था? और क्या कहते हैं, और क्या था? वो 57 BC था। 57 BC में से 135 को हटाए तो ये हो गया 78 AD।
अब ये क्या कहता है, मोस्ट ऑफ द हिस्टोरियन बिलीव दैट द कुषाण रूलर कनिष्क वाज इट्स ओरिजिनेटर। इस शक संवत का जो है, क्योंकि सकाज जो थे वही जीते थे। अब देखिए 135 क्या है, विक्रम संवत, और 57 बीसी में क्या हुआ, वो हार गए थे। कौन हार गए थे, विक्रमादित्य हार गए थे। ये कहाँ लिखा है, जैन टेक्स्ट में लिखा हुआ है, ठीक है ना। ये ऐसे ही रिवर्स लर्निंग करिएगा ना, ठीक है ना, एक्टिव रिकॉलिंग कीजिएगा, तभी चीज़ें दिमाग में बैठेंगी, इतनी आसानी से नहीं होगा। और मेरे वीडियोस को बार बार देखें, और ठीक है ना। मैं जानते हैं दोस्तों, मैं लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कुछ कहता हूँ। क्यों नहीं कहता हूँ, क्योंकि शिक्षा ऐसा क्षेत्र है जहाँ हम लोग कुछ मांगते नहीं हैं। आप लोगों का प्यार ही और सपोर्ट ही रहेगा तो मुझे वीडियो बनाने पर क्या होगा, प्रेरणा मिलेगी। और आप लोग, मैं जानता हूँ आप लोग बहुत अच्छे हैं दिल के, मुझे पूरी तरीके से सपोर्ट करेंगे और मैं अच्छा वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं कि 78 एडी में ये क्या था, बिगिन हुआ, ठीक है ना। आप लोग ये याद रखिएगा 78 एडी में। मैं ये आपको बता दिया कॉन्सेप्ट याद करने का, शक और विक्रम संवत को, ठीक है ना। मोस्ट ऑफ द हिस्टोरियन का बिलीव करते हैं कि कुषाण रूलर जो है कनिष्क, ये क्या है, किसके, शक संवत के क्या है, ओरिजिनेटर है। Currently, for date and the year, Gregorian calendar is being used, which is internationally used by civil calendar, ठीक है ना। सिविल कैलेंडर इंटरनेशनली क्या यूज़ किया था, ग्रेगोरियन कैलेंडर को माना जाता है। इन ऑर्डर टू गेट विक्रम संवत 57 BC, 57 is to be added to in the current calendar, and to get the, सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा मेरा तबीयत नहीं ठीक है, इस वजह से थोड़ी दिक्कत है, कोई बात नहीं है, तो आप लोग मैनेज करेंगे, सबका है भाई, मैं भी इंसान हूँ, थोड़ा होता रहता है, कोई बात नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए 57 is to be added in the current calendar and get the Saka संवत, ओके, 78 century, 78 is to be the subtracted from the current calendar, ठीक है ना। ये अगर हम करेंगे तो हमें क्या आ जाएगा, शक संवत आ जाएगा। करंट कैलेंडर से 78 हम अगर घटा देंगे तो हमें शक संवत मिल जाएगा, ठीक है ना। और 57 अगर हम ऐड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, विक्रम संवत मिल जाएगा। ये याद रखिएगा, ये पूछ सकता है, कहाँ से पूछ सकता है, स्टेटमेंट बेस में। चलिए शक संवत में करेगा, वो कर देगा 78 वहाँ कर देगा, और विक्रम संवत में कर देगा 57, तो ये तो सही है। अब विक्रम संवत में 78 कह देगा घटाना है, और शक संवत में कह देगा 57 जोड़ना है, तो क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। अगर आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं होगा ना, क्या कहते हैं, यू कैन नॉट क्लियर दिस क्वेश्चन, ओके ना। आप इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, क्लियर नहीं कर सकते हैं, इसीलिए कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी जरूरी है। चलिए चैत्र इज द क्या है, फर्स्ट मंथ ऑफ इंडियन नेशनल कैलेंडर। चैत्र जो है वो क्या है, फर्स्ट नेशनल इंडियन नेशनल के कैलेंडर में, मतलब भारतीय क्या कहते हैं, भारतीय कैलेंडर में वो पहला मंथ होता है। द डेट्स ऑफ नेशनल कैलेंडर मैचेस विद ग्रेगोरियन कैलेंडर प्रोमिनेंटली, ठीक है ना। वो किससे करेगा, ग्रेगोरियन कैलेंडर से इंडियन नेशनल कैलेंडर क्या करता है, मैच करता है। जनरली द चैत्र स्टार्ट फ्रॉम द 22nd ऑफ मार्च, वाइल फ्रॉम द 21st ऑफ मार्च इन अ लीप ईयर, मतलब कि अगर लीप ईयर होगा तो वो 21st ऑफ मार्च से क्या स्टार्ट होगा, नहीं तो 22 ऑफ मार्च से होगा। अश्वघोष कौन थे, अश्वघोष वॉज द पोएट लॉरेट ऑफ कनिष्क, वॉज मेजर कॉम्पोजिशन आर सौंदर आनंद और बुद्ध चरित्र एंड सरिपुत्र पराक्रम, ठीक है ना। ये जो तीन हैं, ये जो हमारे कौन है, बहुत फेमस पोएट अश्वघोष ने लिखा है, सौंदरानंद, बुद्ध चरित्र और सरिपुत्रा पराक्रम, ये याद रखेंगे। ये क्या थे, इन्होंने बोला, मतलब ये पोएट थे, इन्होंने ये कंपोज किया। वासुमित्र जो थे वाज ऑल्सो डिपेंडेंट पोएट ऑफ कनिष्क, ये क्या थे, इसके ऊपर डिपेंडेंट थे। एंड हु हेडेड द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, ये याद रखिएगा, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल किसके द्वारा किया गया था, कनिष्क के द्वारा किया गया था। एक और क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे, कनिष्क ने फोर्थ क्या कहते हैं काउंसिल किया था। अब ये बताइएगा ये कहाँ पे किया था, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कौन सी जगह थी जहाँ कनिष्क ने चौथे बौद्ध संगीति को कराया था। अब मैं ऑप्शन नहीं दूंगा, एग्जाम लेने बैठा नहीं हूँ आप लोगों का, ठीक है ना। मुझे ऑप्शन, आपका आंसर चाहिए, और मुझे जानता हूँ कि आप लोग आंसर दे दोगे। चलिए आगे बढ़ता हूँ। परश्व, अश्वघोष, नागार्जुना और चरक, ये कौन थे, स्कॉलर थे इन द कोर्ट ऑफ कनिष्क। ये देखे बहुत प्रोमिनेंट जो हैं स्कॉलर्स हैं, पार्श्व, अश्वघोष, नागार्जुन और चरक। नागार्जुन के बारे में हम पढ़ चुके हैं, चरक संहिता आप जानते हैं, पढ़ते हैं। अब आइए देखते हैं क्या है चरक संहिता। चरक इज नोन एज द कोर्ट फिजिशियन ऑफ कनिष्क। देखिए चरक जो है वो क्या है, कोर्ट फिजिशियन है, कहाँ का, कनिष्क का। महर्षि पतंजलि बिलोंग टू द शुंग पीरियड, ये याद रखिएगा, महर्षि पतंजलि, अरे वो पतंजलि क्या योगी क्या कहते हैं, रामदेव के यहाँ मत चल जाए, रामदेव जी के यहाँ मत चल जाएगा, बहुत ही उम्दा पर्सनालिटी हैं भारत के, ठीक है ना। वो किसके, योग के क्षेत्र में, ठीक है। अब देखिए महर्षि पतंजलि भी उसी से रिलेटेड है। महर्षि पतंजलि बिलोंग्स टू द शुंगा पीरियड एंड वाज द ऑथर ऑफ महाभाष्य। देखिए मैंने पूछा था महाभाष्य किसने लिखी है, महर्षि पतंजलि ने लिखी है।
अष्टाध्यायी मैंने पूछा हुआ है, वो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। द बॉर्डर ऑफ द एम्पायर ऑफ द कुशान डायनेस्टी वाज स्प्रेड आउट आउटसाइड ऑफ इंडिया। द बॉर्डर ऑफ द बॉर्डर ऑफ द एम्पायर ऑफ कुशान डायनेस्टी वाज स्प्रेड आउटसाइड ऑफ इंडिया। क्या है? तो ठीक है, द बॉर्डर ऑफ द एम्पायर ऑफ कुशान डायनेस्टी वाज स्प्रेड आउटसाइड ऑफ इंडिया। जो बॉर्डर था एम्पायर का, वो कुशान डायनेस्टी का क्या है, भारत के बाहर भी था। कुशान वॉज अ ग्रेट रूलर ऑफ कुशान डायनेस्टी, ठीक है ना, हुज एम्पायर वॉज एक्सपेंडेड ओवर नॉर्दर्न टर्पन ऑफ चाइना एंड कश्मीर टू विंध्या हिल्स साउथ एंड नॉर्दर्न अफगानिस्तान वेस्ट टू ईस्टर्न यूपी एंड बिहार। सोचिए कितना बड़ा इनका ये रीजन था जहाँ ये रूल करते थे। अ लॉट ऑफ एविडेंस रिगार्डिंग द पोर्ट्स एंड ट्रेडिंग सेंटर्स has been found from the excavation of Periplus of the Erythraean Sea and Erica Meadow, which proves the Kushan trade was operated through Persian Bay and Red Sea. Persian Bay से भी होता था और Red Sea से भी ट्रेड होता था। But none of the evidence describe the naval forces of Kushans. According to the Chinese text, Kanishk requested to marry Prince Han. प्रिंस हान से बेचारा प्यार करना, मतलब शादी करना चाहता था, लेकिन क्या है, ठुकरा के प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, ऐसा प्रिंस हान नहीं कहना चाहती हैं, ठीक है, प्रिंसेस हान नहीं कहना चाहती हैं। बट वो क्या की थी, मना कर दी। देखिए ना, दिल टूट गया यहाँ पे। इन रिटेलिएशन दे मार्च ऑन पांचाओ, इसी के लिए रिटेलिएशन के लिए वो क्या किया, पांचाओ पे क्या किया, मार्च कर दिया इन 86 AD विद अ फोर्स ऑफ 70,000 बट विज डिफीटेड बाई अ स्मॉलर चाइनीज फोर्स। मतलब और क्या किया, मुँह की खा के आनी पड़ी कनिष्क को, और वो जो उनकी आर्मी थी क्या हुई, हार गई चाइनीज़ आर्मी से। चलिए, द गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट वॉज डेवलप ड्यूरिंग द कुशान पीरियड। गांधारा स्कूल बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट वॉज डेवलप ड्यूरिंग द कुशान पीरियड। इट वॉज बेस्ड ऑन गांधारा एंड मथुरा स्टाइल, ठीक है ना। गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट जो है वो डेवलप कब हुआ, कुशान पीरियड में डेवलप हुआ, और ये किस पे बेस है, गांधारा और मथुरा स्टाइल पे बेस है। दे वेयर प्रोवाइडेड एडिक्वेट इंकरेजमेंट एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम कनिष्क, ठीक है ना। गांधारा आर्ट जो है वो इन्फ्लुएंस होता है किससे, ग्रीक आर्ट से होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरे दोस्तों, देखिए, गांधारा आर्ट जो है वो इन्फ्लुएंस होता है किससे, ग्रीक आर्ट से। द प्रैक्टिस ऑफ चाइल्ड मैरिज स्टार्टेड इन द, चाइल्ड मैरिज जो कब से स्टार्ट हुआ, कुशान पीरियड से। एबॉलिशन ऑफ उपनयना इन फीमेल्स and the custom of child marriage brought them to the lowest stage of society, ठीक है ना। abolition of उपनयना in females and the custom of child marriage brought them to lowest society, किसको, मतलब फीमेल्स को। concerning the invaders in the ancient India, the correct chronological order is Greeks। सबसे पहले कौन आया भारत पे, हाँ, जो आक्रमण हुआ एंशिएंट इंडिया में, कौन था, पहले थे ग्रीक। 326 BC कौन था, अलेक्जेंडर द शकास, ठीक है ना। साइथियन फर्स्ट सेंचुरी, ठीक है। फिर कौन है, कुशान जो थे फर्स्ट सेंचुरी में क्या करते हैं, अटैक करते हैं। पर्शियन रूलर डेरियस वन 522 to 486 BC was the first ruler who invaded some parts of India। डेरियस रूलर, जो पर्शियन रूलर था डेरियस वन, उसने क्या किया, वो पहला रूलर था जिसने इन्वेड किया कहाँ पे, कुछ पार्ट, भारत के कुछ पार्ट पे। According to the Herodotus, Darius is conquered the land surrounding the Indus River and to the desert, ठीक है ना, Rajputana and the part of Punjab। Strato II issued the lead coin। The tenure of this Indo-Greek ruler is considered from 25 BC to 10 AD। Pushyamitra Shunga was the commander of the last Mauryan ruler बृहदत्त, ठीक है ना। पुष्यमित्र शुंग जो थे वो क्या थे, पुष्यमित्र शुंग थे वो लॉरियन, वो क्या थे, लास्ट वो कौन थे, कमांडर थे किसके, क्या कहते हैं, मौर्यन रूलर, किसके, मौर्यन रूलर बृहदत्त के, सॉरी। ही फाउंडेड द शुंगा डायनेस्टी किलिंग बृहदत्त इन 184 BCE, ठीक है ना। जैसी बातें थे वो अपने क्या कहते हैं, पुष्यमित्र शुंग ने क्या किया, वो कमांडर था, किसने किसकी हत्या कर दी, बृहदत्त की हत्या कर दी 184 BCE में। अयोध्या inscription gives the information of 2 अश्वमेधा यज्ञास परफॉर्म बाय द किंग पुष्यमित्र शुंग। अब देखिए, अयोध्या इंस्क्रिप्शन से हमें पता चलता है कि जो इन्फॉर्मेशन पता चलती है कि 2 अश्वमेध यज्ञ जो हुआ था वो परफॉर्म किसने किया था, कि किंग पुष्यमित्र शुंग ने किया था। सातवाहन डायनेस्टी वाज द मोस्ट पावरफुल आफ्टर द मौर्यन इन द साउथ, ठीक है। जो सातवाहन डायनेस्टी थी वो मौर्य के बाद सबसे साउथ में सबसे ज़्यादा पावरफुल थी। तो देखिए, सातवाहन जो था
वो क्या था, बहुत पावरफुल था। किसके बाद, मौर्य के बाद, किस कहाँ पे, दक्षिण दिशा में। अकॉर्डिंग टू द पुराणास, सिंधुक, सिमुका और शिप्रक इस्टेब्लिश करते हैं सातवाहन डायनेस्टी को आफ्टर द असैसिनेशन ऑफ कानवा किंग सुशरामा। ठीक है ना। सिंधुक, सिमुका और शिप्रक, इन्हें सातवाहन डायनेस्टी की क्या की, नींव रखी। किसके एसिनेशन, किसकी हत्या करके, कनवा के किंग थे, क्या नाम था, सुशर्मा, मतलब सुशराम नहीं, सॉरी, सुशर्मा। देर आर 30 और 31 सातवाहन रूलर्स मेंशन्ड इन पुराना, आउट ऑफ विच 29 आर इन मत्स्य पुराण। द एक्चुअल कैपिटल ऑफ सातवाहन वॉज लोकेटेड एट पायथान और प्रतिष्ठान। Although their initial capital was belonged to the Amravati is in south. Okay, according to the Purana, the founder of Satavahan dynasty is believed to be King Simuka. He throned the Kanva king Susarma around 30 BC. उनको हटा दिया गया। Susarma conquered the region around Krishna. Krishna was brother of Simuk of Satavahan, the son of Krishna and successor Satkarni was the first to hold the title of Satkarni. We get information about governance through the inscription of नाना घाट से हमें ये इंस्क्रिप्शन से मिलता है इंफॉर्मेशन। गौतमी पुत्र सतकर्णी वॉज अ पैट्रॉन ऑफ ब्राह्मणिज्म। ठीक है ना, वो क्या कहते हैं, ब्राह्मणिज्म के वो थे, मतलब कि उपासक थे। ही डिड नॉट परमिट इंटर कास्ट मैरिज, वो क्या करते थे, इंटर कास्ट मैरिज में बिलीव नहीं करते। कौन, गौतमी पुत्र सतकर्णी। अमंग द पीपल ऑफ द ईयर 4 वर्नास। ठीक है ना, ही डिड नॉट परमिट इंटरकास्ट मैरिज अमंग द पीपल ऑफ एस्टेब्लिश्ड 4 वर्नास में, जैसे हम लोग का डिवीजन है, वो इंटरकास्ट मैरिज पे बिलीव नहीं करते थे। दैट इज़ वाई ही इज कॉल्ड एज द प्रोटेक्टर ऑफ वर्ना सिस्टम। इन्हीं को कहा जाता था प्रोटेक्टर ऑफ वर्ना सिस्टम को, गौतमीपुत्र सतकर्णी को। खारवेल ऑफ छेदी डायनेस्टी वॉज द किंग ऑफ कलिंग। कलिंग के वो क्या थे, रूलर थे। प्रेजेंट डे कहाँ पे है, उड़ीसा में है, इंडिया में। Much of the available information about the Kharvel concern from the undated and partially damaged हाथी खुम्पा इंस्क्रिप्शन से हमें क्या पता चलता है, खारवेल जो है छेदी डायनेस्टी का, वो खारवेल के बारे में हम लोगों को वहीं से पता चलता है, हाथी खुम्पा इंस्क्रिप्शन से पता चलता है। आप जानते हैं कितना इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया हुआ है। प्लस अ फ्यू अदर माइनर इंस्क्रिप्शन फाउंड इन द उदयगिरी एंड खांडगिरी केव्स। उदयगिरी एंड खांडगिरी केव्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम whom इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर जैनिज़्म। ठीक है ना, जैनिज़्म, जैन मॉन्क आते थे, वहाँ पे रुकते थे। जब जैनिज़्म पढ़ा रहा था तब की बात है, याद रखिएगा, याद करिएगा आप लोग। वो कहाँ पे, उदयगिरी खांडगिरी उड़ीसा में। द हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन रिकॉर्ड द खारवेल्स लाइफ। ओके ना, वो हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन से हमें क्या बोलता है, हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन से हमें क्या मिलता है, रिकॉर्ड क्या मिलता है, खारवेल के लाइफ का। अप टू हिज 38 ईयर इंक्लूडिंग 13 ईयर ऑफ हिज रीजन। This is the only known source of Kharvel inscription. The Kharvel is believed to be follower of Jainism. मैं आपको बोला भी था, खारवेल क्या है, जैनिज़्म का फॉलोअर है। ठीक है ना। चलिए दोस्तों, बहुत ही अच्छे तरीके से हमारा जो है पोस्ट मॉडर्न पीरियड का जो चैप्टर है वो अच्छे से कवर हो चुका है, और उतने ही अच्छे तरीके से कवर करने के लिए हम आ गए हैं उसके MCQ को। चलिए आइए बहुत बेहतरीन तरीके से उसको ख़त्म करते हैं। Now come to question number 1. Which of the following Indo-Greek ruler issued the lead coin? lead coin किसने किया था, स्ट्रैटो सेकंड ने किया था। ठीक है ना। अब देखिए मैं तो कॉलमिंग आ गया। ठीक है ना, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दिया हुआ है। अब आपको बताना है ये कहाँ से कौन कहते हैं ना एसोसिएटेड है। डेमेट्रस है वो कहाँ है, इंडो ग्रीक रूलर था। रुद्रदामन क्या है, रुद्रदामन से हमें किसके बारे में पता चलता है, स्कैथियन के बारे में भी पता चलता है। ठीक है ना। चलिए अब क्या कहते हैं, गॉडोफर्नेस के बारे में कहाँ से है, पार्थियन के बारे में पता चलता है। और विम क्या है, कुशान के बारे में बताता है। उस हिसाब से आंसर नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। बोथ संस्कारशना एंड वासुदेव आर डिपिक्टेड ऑन द कॉइन्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर। वो किस पे है, एगोथोक्लोस से, एगोथोक्लस कौन है, ये ग्रीको बैट्रियन किंग है। वो रूल किया करीबन 190 BC से लेके 180 BC तक। ही हेल्प
पैरो पैरोपैमसिडे विच वॉज द स्ट्रैटपी बिटवीन बैटेरियन एंड इंडिया. लिटिल इज नोन एज हिम अपार्ट फ्रॉम द एक्सटेंसिव कॉइनेज के लिए. ठीक है. ही वॉज द फर्स्ट ग्रीको बैक्टीरियन. ये बैक्टीरियन नहीं है, सॉरी सर, ये बैक्टीरियन है. ठीक है ना, ग्रीको बैक्टीरियन. ही वॉज द फर्स्ट ग्रीको बैक्टीरियन रूलर टू इंट्रोड्यूस बाईलैंग्वल लीजेंड ऑन हिज कॉइन प्राइमरली इन ग्रीक एंड ब्राह्मणी. ठीक है ना, ग्रीको बैक्टीरियन मतलब ग्रीक में भी था और ब्राह्मणी में भी था. ही इंट्रोड्यूस सिल्वर कॉइन्स ऑन विच बोथ संस्कर्षणा बलराम एंड वासुदेव वे आर डिपिक्टेड. ये कौन था? एगथक्लोस ने ये ग्रीको बैक्टीरिया क्या कहते हैं संस्कर्षणा और वासुदेव जी का जो है ना कॉइन, दोनों ही मतलब सिक्कों पे उनका क्या था? डिपिक्टेड था, मतलब इंस्क्रिप्टेड था. वो कौन, किसने कराया था? एगथक्लोस ने कराया था. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4. सॉरी. Who among the following was not an contemporary of other three? अब जानते ही हैं, बिम्बिसार गौतम बुद्ध की क्या था? कंटेम्प्रेरी थे. और प्रसेनजीत तो बिम्बिसार से थे क्योंकि शादी हुई थी किसकी? बिम्बिसार की. आपको याद है? बताइए. चलिए मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ. बिम्बिसार जो थे वो हरिया डायनेस्टी के क्या थे? से रिलेटेड थे. ठीक है ना. प्रसेनजीत जो थे रूलर थे कोसल डायनेस्टी महाजनपद के. एंड ऑल्सो द कंटेम्प्रेरी ऑफ महात्मा गौतम बुद्ध. गौतम बुद्ध वॉज पायनट बुद्धिज्म. ठीक है ना. मिलिंडा बेटर नोन एज मियंडर वॉज एन इंडो ग्रीक रूलर इन द नॉर्थ इंडिया. उसका टेन्योर जो था 155 से 165 BC था, 130 BC था. और बिम्बिसार बुद्धा और जो प्रसेनजीत थे, इन्हीं ना प्रसेनजीत की बहन चेटक से विवाह हुआ था. किनका? बुद्धा का नहीं हुआ था, बिम्बिसार का हुआ था. वो कंटेम्प्रेरी थे किसके? मिलिंडा के. इसीलिए मिलिंडा जो है कंटेम्प्रेरी नहीं है. ठीक है. तो ये तीनों क्या है? कंटेम्प्रेरी. इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 5. द अर्लीस्ट स्पेसिमेन ऑफ काव्य स्टाइल इज फाउंड इन इंस्क्रिप्शन इन. ये किसमें प्राप्त हुआ है? रुद्रदामन और ऑफ कैथिवार से प्राप्त हुआ है, जो कि कहाँ पे है? जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन से प्राप्त हुआ है. ठीक है ना. विच इंस्क्रिप्शन टेल्स अबाउट द वेरियस अचीवमेंट ऑफ रुद्रदामन 1. वो किसका है? जूनागढ़ के बारे में बताया गया है. हु रिनोवेटेड सुदर्शन लेक विदाउट यूजिंग फोर्स्ड लेबर. वो कौन थे आपके? रुद्रदामन 1 थे. ठीक है. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 8. 16 कॉइन्स ऑफ किंग मेंडर हैव बीन फाउंड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग साइट. वो किससे मिला है? बैरात से मिला हुआ है. क्वेश्चन नंबर 9. द लार्जेस्ट नंबर ऑफ कॉपर कॉइन्स इन नॉर्दर्न एंड द नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया वॉज इशूड बाय. वो किसने किया था? कुषाण ने किया था. और किसका था? गोल्ड और कॉपर का था. क्वेश्चन नंबर 10 पूछता है क्या? विच ऑफ द हु अमंग्स द फॉलोइंग इशूड गोल्ड कॉइन रेगुलरली इन एंशिएंट इंडिया. वो कौन थे? कुषाण थे. बुद्धा इज डिपिक्टेड ऑन द कॉइन ऑफ. वो किसके थे? कनिष्क के पे कनिष्क के उस पे फाउंडर थे. ठीक है ना, क्योंकि वो कनिष्क जो था इन्फ्लुएंस था बुद्धा से. और चौथी बौद्ध संगि थी, कनिष्क ने ही करवाई थी. ठीक है ना. विच ऑफ द फॉलोइंग किंग्स इज क्रेडिटेड टू हैव इशूड गोल्ड कॉइन्स फॉर द फर्स्ट टाइम. किसने? वो कौन था? विमल कटफेशियस था. हु अमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस गोल्ड कॉइन फॉर द रेगुलर यूज इन इंडिया. वो कौन था? विमा कटफिशियस. हु अमंग द फॉलोइंग फर्स्ट इशूड गोल्ड कॉइन ऑन अ लार्ज स्केल. वो कौन था? विमा कटफिशियस. विच गॉड इज फाउंड डिपिक्टेड ऑन यदेवे कॉइन. वो कौन था? कार्तिकेय, क्योंकि उनका 6 मतलब हेडेड कार्तिकेय जी का फोटो था. और राइट में कौन था? मोर थे उनकी वाहन. व्हाट इज द डेट ऑफ सारनाथ बुद्धिस्ट इमेज इंस्क्रिप्शन ऑफ कनिष्क. वो कौन था? 81 AD. इन विच ईयर द कॉरोनेशन ऑफ कुषाण किंग कनिष्क वॉज हेल्ड. वो कब हुआ? आपका 78 AD में, जब कनिष्क हार गए. ठीक है. ठीक है, नहीं वो जीत गए, सॉरी, हारने गए. When the Shak संवत इनिशिएटेड, दैट इज इन 78 AD. और उनको किसको हराया था? विक्रमादित्य को हराए थे 57 BC में. और 135 विक्रम संवत चल रहा था उस समय. ठीक है. वो हाउ मच इज द ईयर डिफरेंस बिटवीन द शक संवत एंड द विक्रम संवत? दैट इज 135 ईयर. Chaitra 1 of the national calendar based on the Shak era, corresponding to which of the following dates? The Gregorian calendar of the normal
दैट इज 22 ऑफ मार्च 21 और 22 मार्च, और वो नॉर्मल ईयर के लिए होता है, और 21 मार्च के लिए होता है लीप ईयर के लिए होता है। Now come to question number 21. When was Vikram Samvat started? That is started in 57th of BC. 22nd. Which of the following will the year of Sak Samvat in the December 2009? अब इसमें से क्या करेंगे हम 78 को क्या करेंगे 2009 में से 78 को क्या करेंगे घटा देंगे, 9 में से 8 गया 1, अब 1931 अपन का आंसर है। तो ये क्या हो गया हमारा आ गया सक संवत आंसर, क्योंकि 78 घटा देते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग नेम ऑफ कंटेम्प्रेरी कनिष्क एंड द सेलेक्टेड द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोर्स। करेक्ट पूछ रहा है, इनकरेक्ट नहीं पूछ रहा, गोला मार देंगे पहले, ठीक है। गोला मारेंगे तो गोली के तरीके से आंसर आएगा। अश्वघोष, वासुमित्र, ठीक है ना, और कालिदास और काम्बन, ये कौन था? अश्वघोष थे और कालिदास थे, ठीक है ना। इस वजह से सॉरी अश्वघोष थे और वासुमित्र थे, ये क्या थे? एक दूसरे के कंटेम्प्रेरी थे। हेंस ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है अश्वघोष वाज अ कंटेम्प्रेरी ऑफ अश्वघोष वाज अ कंटेम्प्रेरी ऑफ हुम, ठीक है। अश्वघोष वाज कंटेम्प्रेरी ऑफ, कौन किससे कंटेम्प्रेरी था? आपका कनिष्क से कंटेम्प्रेरी था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद द कोर्ट ऑफ कनिष्क, कौन नहीं था? देखिए अश्वघोष थे, चरक थे, पतंजलि नागार्जुना थे, पतंजलि नहीं थे। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। हु अमंग द फॉलोइंग डिड नॉट अडॉर्न द कोर्ट ऑफ कनिष्क वन, वो कौन थे? विशाख दत्त नहीं थे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज, और विच वो जो आपका पतंजलि थे वो किससे थे? शुंग डायनेस्टी से रिलेटेड थे। विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स इज नॉट मेंशन्ड इन द राबाटक इंस्क्रिप्शन ऑफ कनिष्क, वो कौन था? श्रावस्ती, ओके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 पे आता है क्या? हु अमंग द फॉलोइंग आयुर्वेद चार्यास वाज एजुकेटेड एट तक्षशिला यूनिवर्सिटी, वो कौन थे? चरक भी थे और जीवक भी थे, वो जो तक्षशिला यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए थे। द एंसेस्टर ऑफ शुंगास ओरिजिनेटेड फ्रॉम, कहाँ से? उज्जैन से ओरिजिनेटेड थे। और शुंगा के जो लास्ट क्या कहते हैं, मतलब डायनेस्टी के लास्ट रूलर थे, वो कौन थे? देवभूति थे, याद रखिएगा दोस्तों, देखिए दिया भी हुआ, ठीक है। विच डायनेस्टी रूलर ओवर इंडिया आफ्टर शुंग डायनेस्टी, वो थे कनवा डायनेस्टी के, वासुदेव कनवा को थे। हु अमंग द फॉलोइंग रूलर इज स्टेटेड एज प्रोटेक्टर ऑफ वर्ना सिस्टम, वो तो गौतमीपुत्र सतकर्णी थे। विच डायनेस्टी वाज द मोस्ट पावरफुल ऑफ द मौर्यन इन साउथर्न, वो कौन थे? आपके सातवाहन थे। सिमुका वॉज द फाउंडर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी, सिमुका है वो किस डायनेस्टी के फाउंडर थे? आपके सातवाहन डायनेस्टी के फाउंडर थे, ठीक है। आइए देखते हैं किससे कौन सा एसोसिएटेड है, करेक्ट आपको कोड बताना है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 34 में आपको बताना है कौन किससे एसोसिएटेड है। शुंग जो थे वो एसोसिएटेड थे किससे? पाटलिपुत्र से एसोसिएटेड थे, ठीक है ना। और क्या कहते हैं सातवाहन जो थे वो पैथान या प्रतिष्ठान से रिलेटेड थे। कादम्ब जो थे वो बनवासी से, और चंदेल जो थे वो महोबा एरिया, जो ये क्या है? ये प्लेसेस हैं, मतलब मैं एसोसिएटेड थे, मतलब ये नहीं समझिए कि मैं सिर्फ आंसर आपको बताते हैं और रटवाता चला जा रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं मतलब है। कहने का मतलब ये आप लोग खुद समझ रहे होंगे, अभी पढ़ाया ऊपर थ्योरी में, आप इतना दिमाग लगाइए, ठीक है ना। शुंग जो डायनेस्टी के रूलर थे वो पाटलिपुत्र से रिलेटेड थे। सातवाहन डायनेस्टी के रिलेटेड थे वो पैथान या प्रतिष्ठान से रिलेटेड थे। कादम थे कहाँ से? बनवासी से। और चंदेल महोबा से रिलेटेड थे। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 35। विच चाइनीज जनरल हैज़ डिफीटेड कनिष्क, वो किसको क्या कहते हैं? पांचाओ, ठीक है ना। पांचाओ से क्या होते हैं? हार जाते हैं। उनकी बेटी से का हाथ मांगते हैं, हान का हाथ मांगते हैं कौन? हमारे कनिष्क रूलर, और उनको क्या मिलता है? बहुत बड़ी हार मिलती है। 70,000 आर्मी को लेकर जाते हैं लड़ने के लिए, और छोटी चाइनीज आर्मी से क्या होते हैं? हार जाते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग डायनेस्टी एम्पायर वॉज एक्सपेंडेड ओवर द आउटसाइड इंडिया, वो था कुषाण डायनेस्टी का। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 37। द इंस्टीट्यूशन ऑफ चाइल्ड मैरिज स्टार्टेड इन विच पीरियड, वो किसके पीरियड था? चाइल्ड मैरिज कुषाण के पीरियड में स्टार्ट हो गया था। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच, नॉट करेक्टली नहीं, करेक्टली मैच। करेक्ट देखिए, हरप्पन सिविलाइजेशन से हमें पॉइंटेड ग्रे वेयर मिले थे, एकदम सही है। मुगल पेंटिंग से क्या होता है? अजंता पेंटिंग मिलती थी, ठीक है। मराठा किससे मतलब कि उसमें विद्यमान थे? पहाड़ी पेंटिंग उस समय होती थी, पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग होती थी। लेकिन कुषाण जो था वो क्या कहते हैं, सॉरी
जितने भी थे ये गलत थे, ठीक है ना, सही नहीं थे, थोड़ा मैं गलती बोल गया, स्लिप ऑफ टंग हो गया। हड़प्पन में पॉइंटेड क्या कहते हैं पेंटेड ग्रे, वो क्या कहते हैं वेयर नहीं मिलते थे। अजंता पेंटिंग भी मुगल के टाइम में नहीं था। मराठा के समय में क्या है पहाड़ी पेंटिंग नहीं थी। लेकिन कुषाण के समय में गांधार स्कूल ऑफ आर्ट क्या था, ठीक है ना। तो इस वजह से आंसर नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। आर्ट ऑफ गांधार स्टाइल फ्लरिश ड्यूरिंग द रिजाइन ऑफ, वो किसके समय में था गांधार, अभी बताया है कुषाण के टाइम में मतलब कि फ्लरिश था, ठीक है ना, अभी बताया ऊपर। अब डायनेस्टीज और मेटल ऑफ कॉइन्स है, तो अब जानते हैं कुषाण जो थे हमारे, कुषाण अब क्या है नॉट करेक्टली मैच्ड कह रहा है। कुषाण जो थे वो गोल्ड और कॉपर का भी ऊपर थ्योरी में देखे ही हम लोग थे, मतलब करते थे। गुप्ता जो थे गोल्ड और सिल्वर था, एकदम सही ऑप्शन है। सातवाहन गोल्ड में क्या थे, सातवाहन जो थे वो गोल्ड में नहीं करते थे, वो प्रोड्यूस क्या करते थे लेड का कॉपर का, मतलब करते थे क्या कहते हैं सातवाहन जो करते थे लेड का करते थे, कॉपर का करते थे और ब्रॉन्ज का करते थे, ठीक है ना, और क्या कहते हैं और आपका सिल्वर का करते थे, ठीक है ना, इसका करते थे। तो सातवाहन जो थे वो इसका इतनों का करते थे और का नहीं करते थे, ठीक है ना, गोल्ड का नहीं करते, तो इसलिए सी ऑप्शन जो है हमारा वो सही ऑप्शन हो जाएगा। Now to come to question number 41, which of the following pair is not correctly matched? नासिक से रिलेटेड कौन है, गौतमीपुत्र, गौतमीपुत्र जो है वो नासिक से रिलेटेड है, हाँ एकदम सही है, ठीक है ना। और हाथी गुम्फा खारवेल से हम लोग को मिलता है। भिठारी के पुलकेशियन सेकंड ये नहीं है। गिरनार से रुद्रनमन वन एकदम सही है, तो सी ऑप्शन क्या होगा हमारा सही हो जाएगा। देखिए भिटारी पिलर के बारे में देख लेना, भिटारी पिलर जो है इंस्क्रिप्शन कहाँ डिस्कवर हुआ, भिटारी गाजीपुर उत्तर प्रदेश में हुआ है। रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन किसके बारे में मिलती है, स्कंदगुप्त के रूलर के बारे में, वो किससे रिजाइन के थे, गुप्ता एम्पायर के। आईहोल इंस्क्रिप्शन में ये है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, किससे है, अहीहोल इंस्क्रिप्शन से ये क्या है रिलेटेड है, ठीक है ना। अरे यार स्टार बन जा, हाँ आहियोल इंस्क्रिप्शन से यहाँ से फाइंड आउट हुआ है। आहियोल कर्नाटक प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट द चालुक्य किंग पुलकेशिन सेकंड, रेस्ट ऑल द मतलब ठीक है। बामियान ऑफ अफगानिस्तान वॉज फेमस फॉर, वो किससे लिए फेमस है, बुद्धा स्टैचू के लिए फेमस थे। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 43, द आर्ट स्टाइल विच कंबाइंस इंडियन एंड ग्रीक फीचर इज कॉल्ड गांधारा आर्ट्स, एकदम सही बात है। Question number 44, the Gandhara art school of art is synthesis of India and Greek art, ठीक है, उसका synthesis था। Which of the following sculpture invariably used green schist as the medium, वो कौन था, गांधारा स्कल्पचर था। With reference to the invaders in India, which of the following correct is the following is the correct chronological order, करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बताना है जो भारत पे क्या किए इन्वेट किए। सबसे पहले किए ग्रीक किए हमारे ऊपर आक्रमण, फिर कौन किए शक किए, फिर उसके बाद कौन थे कुषाण थे, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही है। फर्स्ट पेरिशियन रूलर हु वाज कैप्चर्ड सम पार्ट ऑफ इंडिया, वो कौन था, डेरियस फर्स्ट था, ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग वाज द अर्लीस्ट डायनेस्टी, सबसे अर्लीस्ट डायनेस्टी कौन थे, सातवाहन डायनेस्टी थी। अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमें क्या करना, अरेंज करना। सबसे पहले कौन थे आपके क्या बोलते हैं सातवाहन थे, फिर उसके बाद कौन थे वाकाटकास थे, और थर्ड कौन थे चालुक्यास थे, ठीक है। तो ए बी सी डी ऑप्शन क्या है, एकदम सही ऑप्शन है। विच पुराना कंसिस्ट ऑफ द लॉन्गेस्ट लिस्ट ऑफ आंध्रा सतवाहन किंग्स, विच पुराण कंसिस्ट ऑफ द लॉन्गेस्ट लिस्ट ऑफ आंध्रा सतवाहन किंग्स, वो कौन था, मत्स्य पुराण में लिखा हुआ है। 30 किंग थे, ठीक है ना, 30 सतवाहन रूलर थे, 29 जो थे वो मत्स्य पुराण से ही लिया गया है। असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, सातवाहन पीरियड में संस्कृत अलॉन्ग विथ प्राकृत एंड अदर फोक लैंग्वेज वेयर डेवलप्ड, ऐसा था क्या, एकदम सही है था। सातवाहन किंग प्रमोटेड द यूज ऑफ संस्कृत, हाँ ठीक है, एंड द अदर फोक लैंग्वेज, एकदम सही है, फॉर लिटरेरी राइटिंग, ठीक है। अब कौन सा कोड सही है, तो दोनों ही कोड सही हैं और दोनों ही एक दूसरे को क्या करते हैं, क्या कहते हैं सपोर्ट भी करते हैं। देखिए कैसे, सातवाहन पीरियड में संस्कृत अलॉन्ग विथ प्राकृत एंड अदर फोक लैंग्वेज वी आर डेवलप, एकदम सही है। सातवाहन किंग जो थे वो प्रमोट करते थे यूज़ ऑफ संस्कृत एंड अदर फोक लैंग्वेज फॉर लिटरेरी राइटिंग के लिए यूज़ करते थे।
द कैपिटल ऑफ सातवाहन वॉज लोकेटेड एट, वो कहाँ है, दुर्ग में, ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस वॉज द कैपिटल ऑफ सातवाहन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस, इनमें से कौन सा प्लेस है जो कि सातवाहन का क्या है, कैपिटल है, वो है प्रतिष्ठान। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 54, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स एक ब्राह्मणा वॉज बिंग यूज्ड, वो कौन था, गौतमीपुत्र सतकर्णी, क्योंकि ये अब वर्णा सिस्टम को बिलीव करते थे और नहीं चाहते थे कि इंटरकास्ट मैरिज हो, ठीक है। 68 रीजन का क्वेश्चन है क्या, कुषाण ट्रेडेड थ्रू गल्फ ऑफ पर्शियन एंड रेड सी, एकदम सही है, करते थे। देयर वेल ऑर्गेनाइज नेवल फोर्स बेस वॉज हाईली क्वालिफाइड, दिस इज वेरी मच एब्सर्ड वर्ड, दे आर नॉट हाईली क्वालिफाइड, सो आर जो है एकदम गलत है और ए जो है आपका सही है, हेंस ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 56, किंग खारवेल किससे रिलेटेड है, जूनागढ़ के क्या कहते हैं हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन से रिलेटेड है, कहाँ पे है, गुजरात में, हम लोग देख चुके हैं इस क्वेश्चन को। और हाथी गुम्फा के जो इंस्क्रिप्शन है खारवेल किससे मतलब ज़्यादा एसोसिएटेड थे, वो जैनिज्म से एसोसिएटेड थे। क्वेश्चन नंबर 57 में आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन गिव्स द इन्फॉर्मेशन अबाउट द अश्वमेध यज्ञ परफॉर्म्ड बाय द किंग पुष्यमित्र सुंग, वो किससे मिलता है, अयोध्या इंस्क्रिप्शन से मिलता है, एकदम सही आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग किंग वाज द पैट्रॉन ऑफ जैनिज्म, पैट्रॉन ऑफ जैनिज्म कौन थे, वो खारवेल थे, क्योंकि खारवेल एसोसिएटेड ज़्यादा थे। द किंग ऑफ कलिंगा खारवेल वाज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी, जाहिर सी बात है छेदी डायनेस्टी से वो क्या थे, रिलेटेड थे। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 60, हु अमंग द फॉलोइंग किंग हैज हैवली लीन टुवर्ड्स जैनिज्म, दैट इज आपका खारवेल, and it was written in Hathi Gumfa inscription. The inscription of Hathi Gumfa is the source of information about the king Kharvel. So easy. और कहाँ है खारवेल, उड़ीसा में है इस समय, खारवेल कह रहे हैं, खारवेल उड़ीसा में नहीं है। हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन कहाँ पाया जाता है अभी इस समय इंडिया में, कहाँ है, खारवेल क्या कहते हैं, उड़ीसा में, खारवेल बोल रहा हूँ बार बार कोई बात नहीं। कलिंगा किंग खारवेल वॉज एसोसिएटेड विद, इट वॉज एसोसिएटेड विद किससे था, आपका छेदी डायनेस्टी से रिलेटेड था, ठीक है ना। तो ये ई ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और ई ऑप्शन जानते ही ये क्वेश्चन कहाँ पूछा जाता है, हमारे महान बीपीएससी में, ठीक है। बीपीएससी, महान बीपीएससी मतलब अच्छे सेंस में कहा है दोस्तों, खराब सेंस में नहीं कहा है, हमारे बीपीएससी एग्जामिनेशन में पूछा जाता है और यही इस एग्ज़ाम को सबसे ज़्यादा क्या बनाता है, जटिल बनाता है। देखिए प्रैक्टिस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट along with the conceptual clarity. If you don't have the conceptual clarity ना, your question is always being wrong. So that's why कि आपको क्या करना है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत होनी जरूरी है। मैंने आपको रिसोर्स लिस्ट दिया हुआ है, आप प्लीज़ वहाँ पे जाके उसको देखें। मैं जानता हूँ कि कम टाइम है, उतनी चीज़ें नहीं हो पाएंगी, लेकिन कहते हैं ना सेलेक्टिव रीडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सेलेक्टिव रीडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप लोग सेलेक्टिव रीडिंग जरूर करें। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 63, द रूलर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी हैज़ बीन कॉल्ड श्री पार्वतीय इन पुराण्स, वो कौन थे, इक्ष्वाक्स जो थे उनको श्री पार्वतीय भी कहते थे। रूलर ऑफ इक्ष्वाक्स डायनेस्टी वाज कॉल्ड श्री पार्वती इन द पुराणास। देयर वर लॉर्ड्स अंडर पैट्रोनेज ऑफ सातवाहन बट आफ्टर देयर डिक्लाइन इक्ष्वास डिक्लेयर्ड देयर इंडिपेंडेंस। श्रीसंत मूला इन द फाउंडर इज द फाउंडर ऑफ द डायनेस्टी, मतलब इक्ष्वास के डायनेस्टी के जो फाउंडर थे वो कौन थे, श्री संत मूला थे डायनेस्टी के। विच फील्ड वॉज मोस्टली कंट्रीब्यूटेड बाई ईस्टर्न रोमन रूलर जस्टिनियन, वो कौन थे आपके, लॉ के। जस्टिनियन जो थे कंट्रीब्यूशन डेवलपमेंट किसमें दिया, रोमन लॉ में। कॉर्पस जूरिस सिविल्स is still the basis of civil law in the modern states. Justinian was responsible for the complete amendment of Roman law. चलिए दोस्तों, बहुत ही अच्छे तरीके से हमारा पोस्ट मॉडर्न पीरियड जो है वो ख़त्म हो चुका है। देखिए दोस्तों, हार मानने का टाइम नहीं है, आप लोग ने बेड़ा और अगर बिगुल बजा दिया है, ठीक है ना, और रणभूमि में उतर आए हैं, तो अब बिना लड़े नहीं जाना है। ये नहीं कि आज मन नहीं है पढ़ने का, आज ऐसे नहीं करूँगा, आज वैसे नहीं करूँगा, ऐसे करने से ना उस कुर्सी की तौहीन होगी। आप सोचिए वो कितना डिज़र्विंग कैंडिडेट होता होगा जो उस कुर्सी पे बैठता है। आप चाहते हैं कि बिना डिज़र्विंग हुए भी आप जाकर के वहाँ बैठ जाएं, तो आपको अपने एफर्ट्स पूरे तरीके से इसमें अपने आप को ना आग में झोंकना पड़ेगा। अगर कहते हैं ना सूरज के जैसे चमकना है ना, तो सूरज जैसा जलना भी पड़ेगा, तो मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता दोस्तों, क्योंकि अगर सब्स्टिट्यूट अगर आप खोजोगे ना, तो जीवन में आप कहाँ रह जाओगे,
निचले पायदान पे रह जाओगे और इवन अपने आप से क्या होगी, घिन आने लगेगी। तो मेहनत करने में अभी क्या है, दिमाग सही है, हाथ पैर सही है, माँ बाप हमारा सपोर्ट कर रहे हैं, तभी तैयारी कर रहे हैं। किसी के करते हैं, किसी के नहीं करते हैं, डजेंट मैटर फॉर एवरीबडी। ठीक है, ये आपका सपना है, मानता हूँ माँ बाप भगवान के बराबर हैं, ये एकदम सही बात है। देखिए, माँ बाप की इज्जत कीजिए, सारी चीज़ें सही हैं, लेकिन अपने सपनों के लिए लड़िए। अगर आप अपने सपनों के लिए नहीं लड़ेंगे तो आपके सपनों के लिए कोई नहीं लड़ेगा। मैं एज अ छोटा भाई या बड़ा भाई आपके साथ हमेशा खड़ा हूँ। आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ मुझे क्वेश्चन पूछें, और अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे बताइए, मैं ज़रूर उस चीज़ को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा एग्ज़ाम प्रोस्पेक्टिव से। देखिए, आपके पास समय बहुत कम है दोस्तों, और प्रूफ करने के लिए क्या है ना, दिन रात एकदम लग जाइए। वो एसडीएम डीएसपी जो है ना, ये सिर्फ पोस्ट नाम की नहीं है, बहुत जिम्मेदारी होती है। आप उसमें ये मत सोचिए कि हम हीरो बन जाएंगे, वो कोई पिक्चर नहीं चल रही है। आपके ऊपर ना लाखों लाखों लोगों की जिम्मेदारियाँ होंगी, और जिम्मेदारियों से अगर जिम्मेदारियाँ आप उठा नहीं पाएंगे ना, लोगों क्या हो जाएंगे, लोग वंचित हो जाएंगे। किससे? जस्टिस से। आप चाहते हैं क्या, एक क्या कहते हैं ना, आप कैपेबल नहीं हैं और आपको बैठा दिया जाए उस कुर्सी पे। किसी को ज़रूरत है, आप हंस रहे हो, आप काम नहीं कर पा रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा, तो आप अपने आप को उस काबिल बनाओ ना। आप ही लोग इस सिस्टम को बदल सकते हो। ठीक है ना, चाहे बीपीएससी हो, चाहे यूपीएससी हो, या यूपीपीसीएस हो, सारे ही जो भी क्या कहते हैं कमीशंस हैं वो सही हैं, अपनी तरफ से प्रॉपर एग्ज़ाम लेते हैं। चाहे जो भी चीज़ होता हो यार, वो लोग कहते हैं कुछ ऐसा चलता है वैसा चलता है एग्ज़ाम में, कुछ नहीं चलता है। मुझे एक सीट से मतलब है, और मैं एक सीट के लिए ही फाइट करने के लिए यहाँ आया हूँ। मुझे जितने भी फॉर्म भरे हैं, दैट्स अ नंबर फॉर मी। आई एम डिज़र्वेबल और नॉट, दैट मैटर्स फॉर मी। अगर मैं डिज़र्वेबल हूँ तो मैं अंदर हूँ, मैं डिज़र्वेबल नहीं होऊंगा, सिस्टम मुझे लात मार के बाहर कर देगी। ठीक है ना, अभी रट के पास हो गए और आपके पास सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं रहेगा तो भी आप नहीं पास हो सकोगे। आप यहाँ पास हो पाओगे, सिस्टम आपको जीने नहीं देगी। इसीलिए आप विनम्र रहें और पूरे तरीके से अपने आप को केंद्रित करें एक ही लक्ष्य की तरफ, फ़िलहाल जो 30 सितंबर की तरफ है। कई लोग यूपीएससी की भी तैयारी करते हैं, आई एग्री, यूपीपीसीएस की भी करते हैं, बीपीएससी करते हैं, तो क्लमजी होता है, तो टफ़ होता है कि मैं कैसे मैनेज करूँगा। लेकिन कुछ हद तक यूपीपीसीएस, कुछ हद तक क्या 90% सिलेबस जो है, अब जो पेपर 5 और पेपर 6 यूपीपीसीएस में ऐड हो गया है, उससे चीज़ें थोड़ी सी क्या हो गई हैं, अलग सी हो गई हैं। मतलब कि अलग से थोड़ा हमें क्या कहते हैं, उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में पढ़ना पड़ेगा। लेकिन यूपीपीसीएस और यूपीएससी की सिलेबस जो 80% लगभग मैच्ड है, तो देयर इज़ नो एनी काइंड ऑफ कंसर्न अबाउट दैट। द मेन कंसर्न अबाउट दैट बीपीएससी एंड यूपीएससी इज़ दैट कि अगर आपको बीपीएससी में अगर आपको करना है ना, तो बीपीएससी में आपको थोड़ा सा एफर्ट एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा, क्योंकि चीज़ें थोड़ी फैक्चुअल आती हैं दोस्तों। और फैक्ट जो होते हैं ना, ऐसे नहीं याद होते हैं। फैक्ट याद करने के लिए ना बहुत एफर्ट लगाने की ज़रूरत होती है। और एफर्ट ये नहीं कि हम दिन रात रगड़ रहे हैं, डजेंट मैटर। आप चीज़ों को बार बार क्या है ना, अपने कान के पास से गुजारिए, उस चीज़ को बार बार लिखिए, एक्टिव रिकॉलिंग कीजिए। जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ आप उसको सीरियसली पढ़ो ना। इसी घटना चक्र से आपके 40 to 50% क्वेश्चन यहीं से फंस जाएंगे। ठीक है ना, क्योंकि देखिए, लोग कहते हैं ना, अरे वो ट्रेंड नहीं रह गया, प्रीवियस ईयर से सवाल नहीं आता, घंटा आता है। ठीक है ना, 66 में भी आएगा, 67 में भी आया, 68 में आया, और 69 जो आ रहा है ना उसमें भी आएगा। रोक सकेगा तो आप रोक के दिखा देना। ठीक है ना, कहते हैं पैटर्न बदल गया, ये हो गया, वो हो गया। अरे भैया, थ्योरी तो वही है। आप बीपीएससी की पूर्वावलोकन, ठीक है, बीपीएससी पूर्वावलोकन पढ़ो, सब चीज़ पढ़ो, लेकिन क्या है ना कि आपको क्या है ना, होलिस्टिक वेयर में अब देखना है, थोड़े स्मार्ट बनना सीखना होगा। अगर ये क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है तो बीपीएससी अगर ऐसे पूछ रहा है तो यूपीपीसीएस में ऐसे पूछा हुआ है। आप रिलेट करो, आप पढ़ो, मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ उसको ढंग से करो। वीडियो एक नहीं 20 बार देखो, लेकिन जो बता रहा हूँ उसको देखो, पढ़ो। आपकी सफलता जल्द ही आपके दहलीज पे आके आ जाएगी। ठीक है ना, और आशा करता हूँ आप सब बहुत मन लगा के पढ़ रहे होंगे, माँ बाप का ज़रूर नाम रोशन करेंगे। चलिए, आज के लिए इतना ही काफ़ी। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।